हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पार्ट 15 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 15 का नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इस पार्ट में लेखक ने नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की वीरता व अंग्रेजों से युद्ध करने की घटना का वर्णन किया है। बेगम हजरत महल किसकी पत्नी बताई गई हैं? नवाब वाजिद अली शाह की। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत वीरता से युद्ध किया था, इसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाते हुए अपनी सेना का हौसला बुलंद किया। ईंट से ईंट बजा देना का अर्थ है तहस से नहस कर देने की उन्होंने कसम खाई थी अंग्रेजों को। और उन्होंने चिन्हट के पास अंग्रेजों को शिकस्त दी, यानी कि उनको परास्त कर दिया चिन्हट नामक स्थान के पास। अंग्रेजों ने उनसे संधि करनी चाहिए, परंतु बेगम ने स्वीकार नहीं किया। कुछ गद्दारों के कारण बेगम को युद्ध भूमि छोड़कर अपने पुत्र के साथ नेपाल भागना पड़ा। उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। तो इस पाठ में बेगम हजरत महल ने कैसे वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया, इसका वर्णन किया गया है। मार्क ट्वेन ने अपना विचार अभिव्यक्त किया है, देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। भारत भूमि की पावन धरती पर ऐसी अनगिनत मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता हो, अनगिनत महिलाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने राज्य की स्वाधीनता की रक्षा की। स्वाधीनता अर्थात अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। ऐसी वीरांगनाएं केवल राजपूत और मराठा स्त्रियां ही नहीं थी, मुगल स्त्रियां भी थी, यानी कि जो मुस्लिम समाज की थी वह भी स्त्रियां थी, जिन्होंने भारत भूमि को अपना ही देश समझा और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने के लिए युद्ध की आग में कूद पड़ी। अंग्रेजों की कूटनीति, ताकत और षड्यंत्रों के सामने जहां बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक हो गए थे, वहीं अवध की बेगम हजरत महल ने उन्हें युद्ध की चुनौती देकर यह जता दिया कि हिंदुस्तान की जनता उनकी हुकूमत नहीं चाहती, उनका साम्राज्य नहीं चाहती। अवध के नवाब वाजिद अली शाह भी अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। अवध के नवाब वाजिद अली जो शाह थे वह अस्वस्थ थे, इसलिए वह अंग्रेजों का विरोध करने में समर्थ नहीं थे। 6 फरवरी 1856 को अंग्रेज हुक्मरानों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का हुक्म जारी किया। नवाब वाजिद अली शाह के समर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेजों ने अवध को अपने राज्य में मिलाने का हुक्म जारी किया और नवाब वाजिद अली शाह ने इसे स्वीकार कर लिया। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया था अंग्रेजी सरकार ने, परंतु अंग्रेजों से लोहा लिए बिना ही नवाब वाजिद अली शाह का आत्मसमर्पण कर देना बेगम हजरत महल को नहीं सुहाया। अंग्रेजों से लोहा लिए बिना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मुकाबला किए बिना ही। जब नवाब वाजिद अली शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने, तो यह बात बेगम हजरत महल को सही नहीं लगी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाई थी। वह अंग्रेजी साम्राज्य को तहस से नहस कर देना चाहती थी। अवध की शासन सत्ता को वे यूं ही अंग्रेजों के हाथों नहीं सौंपना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब वाजिद अली शाह का वारिस और अवध का भावी शासक बनाने का निर्णय किया। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम बताया गया है बिरजिस कादर, उसको उन्होंने अवध का नवाब बनाने का निर्णय किया। अवध की जनता के प्रति मातृत्व का भाव रखने वाली बेगम हजरत महल अद्वितीय रूप, गुण एवं बुद्धि संपन्न मुगल स्त्री थी। यहाँ पर बताया गया है वो रूपवान तो थी सही बेगम हजरत महल, साथ साथ बहुत गुणवान भी थी वो। उनके अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखते हुए उन्हें महल परी कहा गया। उनके अत्यधिक सौंदर्य को देखते हुए उन्हें महल परी कहा जाता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह होने के बाद वे बेगम हजरत महल कहलाई। बचपन से ही जिस धरती पर वे खेली बड़ी हुई अवध की बेगम बनी, उस धरती को वे अंग्रेजों के हाथों भला कैसे सौंप सकती थी। उन्होंने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा, सैनिकों, अवध हमारा राज्य है, हम यहाँ अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम के उत्साह ने सोए हुए अवध सैनिकों के स्वाभिमान को जगा दिया। अवध की जनता, वहां के किसान, व्यवसायी और सैनिक सभी बेगम के विचारों से प्रभावित हुए। उनका हौसला बुलंद हो गया। देखते ही देखते बेगम ने एक बड़ी विद्रोही सेना तैयार कर ली। बेगम ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया और वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अवध की विद्रोही फौज पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार थी वो। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी बहादुरी के साथ
चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया। घमासान लड़ाई हुई और अवध के देश प्रेमी रणबांकुरों का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में कौशल दिखाने वाले वीरों के आगे अंग्रेजी फौज ने घुटने टेक दिए। घुटने टेक देने का अर्थ है अंग्रेजी सेना ने हार स्वीकार कर ली थी रानी के सामने। हेनरी लॉरेंस को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाती हुई, जश्न का अर्थ है उत्सव मनाती हुई, अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया, लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया था। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। इस विजय ने विद्रोह की एक नई लहर जगा दी। लखनऊ फतह के बाद, फतह का अर्थ है जीत के बाद, लखनऊ पर अब जीता जा चुका था। लखनऊ के बाद वजीरों ने एक मत होकर बेगम हजरत महल को अवध के शासन की बागडोर संभालने का अधिकार दिया, परंतु बेगम ने इस पदवी को लेने से इनकार करते हुए अपने 10 वर्षीय पुत्र मिर्जा बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसका सरपरस्त ही माना। सरपरस्त का अर्थ है उसकी संरक्षिका माना। बेगम हजरत महल ने लखनऊ का शासक अपने पुत्र बिरजिस को घोषित कर दिया। लखनऊ फतह ने अवध के सैनिकों, संता और किसानों के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल साम्राज्य की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी और उन्हें दूर करने के उपाय किए। बेगम हजरत महल की कार्य कुशलता एवं प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। अवध की जनता बहुत खुश थी बेगम हजरत महल के शासकीय कार्यों से। वो घूम घूम कर लोगों के बारे में जानकारी लेती थी, पूरे राज्य की देखरेख करती थी। वो बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगी। इससे पहले कोई भी शासक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे थे। अवध का शासन गंवाकर अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। एक स्त्री के हाथों पराजय उन्हें सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 1858 ईस्वी में फिर अवध पर हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु साधन संपन्न अंग्रेजी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमजोर पड़ गए। इस बार अवध के सैनिक कमजोर पड़ गए थे क्योंकि अंग्रेज साधन संपन्न थे, उनके पास बड़ी बड़ी तोपें थी। बेगम ने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ युद्ध भूमि से भागकर बहराइच के किले में शरण ली। उन्होंने बहराइच के किले में शरण ली और फिर से अंग्रेजों पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगी। राजा जयलाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूरी सहायता की और राजा जयलाल ने बेगम हजरत महल के इस कार्य में उनकी सहायता की। वो दोबारा अपनी सेना को संगठित करने लगी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, परंतु वे जानते थे कि जब तक बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं जाती तब तक वे अवध में चैन से नहीं जी सकते। बेगम के इशारों पर चलने वाले अवध के लोग आसानी से अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। अवध में रह रहकर विद्रोह की चिंगारियां फूटती रहेंगी। इसलिए उन्होंने बेगम के पास संधि प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेज सरकार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ कर देगी, उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम देगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। अंग्रेज सरकार डर रही थी कि बेगम हजरत महल का जो व्यक्तित्व है, वो इतनी साहसी और वीर महिला है, वो चुपचाप नहीं बैठेंगी। इसलिए उन्होंने उनके सामने एक संधि प्रस्ताव रखा। उन्होंने क्या रखा कि हम आपके गुनाहों को माफ कर देंगे और आपको उम्र भर पेंशन देंगे और आपके पुत्र की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये उनके पास वो संधि प्रस्ताव भेजते हैं। बेगम हजरत महल ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने संधि पत्र का जवाब देते हुए कहा, अवध की आज़ादी और हिफाजत के लिए मैं मैदान जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की आज़ादी का सौदा नहीं करूंगी। इस प्रकार बेगम हजरत महल ने संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों को ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। भारी लाव लश्कर लेकर, लाव लश्कर का मतलब होता है बहुत सारी सेना लेकर, वे बहराइच किले पर टूट पड़े और अंग्रेजों ने बहराइच के किले पर आक्रमण कर दिया। बेगम की फौज के कुछ लोगों को जागीर का लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर बेगम की तरफ के जो कुछ सैनिक थे उनको अंग्रेजों ने लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु गद्दारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। पैर उखड़ने का मतलब है वह अब अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। बेगम हजरत महल के सेनापतियों ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फौज अब ज़्यादा देर अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएगी, हमारी शिकस्त होगी।
बेगम हजरत महल के जो सेनापति थे उन्होंने बेगम को समझाया कि अब हमारी शिकस्त होगी, यानी कि हम पराजित होंगे, आप कुछ ईमानदार सिपाहियों के साथ मैदान जंग से दूर चली जाए। उन्होंने कहा आप यहाँ से चली जाओ क्योंकि अब हम अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। बेगम क्रोध भरी आंखों से सिपह सालार की ओर देखकर बोली, हरगिज नहीं, मैं आखिरी सांस तक मैदान जंग में अंग्रेजों का मुकाबला करूंगी। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया पर बेगम हजरत महल मानने को तैयार नहीं थी। अंत में सेनापति ने कहा, अंग्रेजों से अवध की बागडोर हासिल करने के लिए बेगम साहिबा आपका और जनाब बिरजिस कादर का महफूज रहना जरूरी है। महफूज का अर्थ है सुरक्षित रहना जरूरी है। तब सेनापति ने बेगम को समझाया कि अंग्रेजों से आप तभी बदला ले पाएंगी जब आप और आपका पुत्र बिरजिस सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आप मैदान जंग से निकल फौरन नेपाल जाकर नेपाल नरेश की शरण ले, सोचने का वक्त नहीं है। उन्होंने बेगम को यहाँ से जाकर नेपाल जाने के लिए कहा और नेपाल जाकर आप नेपाल के राजा की शरण ले। बेगम साहिबा को विवश होकर पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए नेपाल जाना पड़ा। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोहियों क्रांतिकारियों को कुचल दिया। इससे बेगम हजरत महल की उम्मीदें टूट गई। अब उनकी आशा समाप्त हो गई थी। उन्होंने नेपाल में एक मामूली स्त्री के समान अपने बेटे की परवरिश करते हुए अपना जीवन यापन किया और 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम की याद में लखनऊ के एक विशाल पार्क को बेगम हजरत महल पार्क का नाम दिया गया। 15 अगस्त 1962 को पुराने विक्टोरिया पार्क हजरतगंज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चा की गई। वहां उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। इस प्रकार अतीत के महान स्वाधीनता सेनानियों के बीच बेगम हजरत महल का चरित्र उभरकर वर्तमान युग में कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है। थैंक यू।